भारत का जो नया आपराधिक कानून है, यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस, इसके अंदर ना कुछ ऐसे बुनियादी नियम छिपे हैं जो असल में तय करते हैं कि कोई काम अपराध है या नहीं। और यकीन मानिए, ये नियम हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। तो चलिए इन्हीं में से कुछ को आज समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक ही कत्ल के गुनहगार हों, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो? सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब कानून के ही कुछ बहुत बुनियादी छुपे हुए नियमों में है, और आज हम उन्हीं नियमों को समझने वाले हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले इसकी एक तरह की नियम पुस्तिका यानी सामान्य स्पष्टीकरण वाले अध्याय को देखना होगा। यही वो हिस्सा है जो असल में पूरे कानून को समझने की चाबी है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी भी नए डिवाइस के साथ एक यूजर मैनुअल आता है ना, ये अध्याय बिल्कुल वैसा ही है। ये हमें बताता है कि संहिता में लिखे हर शब्द, हर परिभाषा और हर सजा का सही मतलब क्या है। इसके बिना कानून को ठीक से लागू करना नामुमकिन सा है। पर यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प नियम सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ सिद्धांत इतने बुनियादी हैं कि वो बीएनएस के हर एक कानून पर लागू होते हैं, भले ही उन्हें हर सेक्शन में अलग से लिखा ना गया हो। आप कह सकते हैं कि ये कानून के वो अदृश्य धागे हैं जो पूरी संहिता को एक साथ बांध कर रखते हैं। तो ये जो सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस हैं, इनका असल में मतलब क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असलियत में काम कैसे करते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो एक सामान्य अपवाद एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई काम देखने में तो अपराध लगता है, लेकिन कानून उसे अपराध नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक मजबूत और कानूनी वजह होती है। ये कानून का लेकिन और अगर वाला हिस्सा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर क एक हत्यारे य को पकड़ता है। अब पहली नजर में ये क्या लगेगा? यही कि किसी को गलत तरीके से बंदी बना लिया। लेकिन वो ऑफिसर तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो कानूनन ऐसा करने के लिए बाध्य था। बस यहीं पर सामान्य अपवाद का नियम आ जाता है और ऑफिसर क दोषी नहीं माना जाता। इससे पता चलता है कि कानून में कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ कितना जरूरी है। अच्छा, अब एक और बुनियादी सिद्धांत पर आते हैं। देखिए, कानून की नज़र में अपराध हमेशा कुछ करने से ही नहीं होता। कभी-कभी कुछ न करना भी एक बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये है कि अगर कानूनी तौर पर कोई काम करना आपकी जिम्मेदारी है और आप जानबूझकर वो काम नहीं करते हैं, तो उसे भी उतना ही बड़ा अपराध माना जा सकता है जितना कि कोई गलत काम करना। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है कार्य, जैसे किसी को पीटना, ये एक एक्टिव क्राइम है, और दूसरी तरफ है अवैध चूक, जैसे किसी ऐसे इंसान को खाना न देना जिसकी जिम्मेदारी आप पर है। एक में कुछ किया गया और दूसरे में नहीं, लेकिन कानून की नज़र में दोनों ही आपराधिक हैं। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर कोई अपराधी इन दोनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करे? तब कानून इस सिचुएशन को कैसे देखेगा? चलिए एक केस देखते हैं। क नाम के एक शख्स ने य को खाना देना बंद कर दिया। ये हुई एक चूक, और साथ ही उसे पीटा भी। ये हुआ एक कार्य। अब य की मौत इन दोनों के मिले जुले असर से हो गई। तो कानून क्या करेगा? क्या दो अलग अलग मामले चलेंगे? नहीं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कानून इन दोनों कामों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही अपराध यानी हत्या का हिस्सा मानता है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। जब कोई अपराध एक से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, ऐसे में कानून ये सामूहिक जिम्मेदारी कैसे तय करता है? या कानून का सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है कि अगर 4 लोगों ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया और उनमें से सिर्फ एक ने ताला तोड़ा, तो भी कानून की नज़र में चारों लोग चोरी के लिए बराबर के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सबका इरादा एक ही था। और बस इसी सिद्धांत से सुलझती है हमारी वो शुरुआती पहेली, 2 हत्यारे जो कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। तो पहेली का जवाब ये है, क और ख ने मिलकर य को मारने की साजिश की। भले ही उन्होंने जहर अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर दिया, और शायद वो कभी आमने सामने आए भी नहीं, लेकिन उनका इरादा एक था। उनका कॉमन इंटेंशन था। उन्होंने एक दूसरे के काम में सहयोग किया, और इसीलिए कानून की नज़र में दोनों हत्या के दोषी हैं।
और हाँ, ये जो सहयोग है ना, ये सिर्फ कुछ करने से ही नहीं, बल्कि कुछ न करने से भी हो सकता है। जैसे इस मामले में 2 जेलर अपनी अपनी शिफ्ट में जानबूझकर कैदी को खाना नहीं देते। उनका इरादा एक ही है, कैदी को भूख से मारना। नतीजा, दोनों हत्या के दोषी हैं क्योंकि उन्होंने एक अवैध चूक में एक दूसरे का साथ दिया। अब हम सबसे पेचीदा सिद्धांत पर आते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक ही क्राइम में शामिल लोगों को अलग अलग अपराधों का दोषी ठहराया जाए? चलिए इस सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए कि 2 लोगों ने मिलकर किसी तीसरे की जान ले ली। क्या यह संभव है कि एक को हत्या का दोषी माना जाए और दूसरे को किसी कम गंभीर अपराध का? कानून क्या कहता है? और यही कानून की सबसे बारीक बात सामने आती है। सोचिए, य ने क को बहुत ज्यादा उकसाया और क ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। उसका इरादा शायद सिर्फ चोट पहुंचाने का था। उसी वक्त ख, जिसकी य से पुरानी दुश्मनी थी, मौके का फायदा उठाकर क की मदद करता है, लेकिन उसका इरादा य को जान से मारने का था। अब देखिए, काम तो एक ही हुआ, य की मौत, लेकिन दोनों के इरादे और हालात बिल्कुल अलग-अलग थे। इसीलिए क को गैर इरादतन हत्या और ख को हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। तो सार बस इतना है, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि क्यों हुआ। किसी इंसान का इरादा, उसकी जानकारी और उस वक्त के हालात, ये सब मिलकर तय करते हैं कि अपराध कितना गंभीर है। तो अगली बार जब कोई कानूनी मामला सामने आए तो सिर्फ ये मत देखिए कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सोचने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे कानून के कौन से ये अदृश्य नियम काम कर रहे होंगे, क्योंकि न्याय की असल बुनियाद अक्सर सतह के नीचे छिपे इन्हीं सिद्धांतों पर टिकी होती है ना? सोचने वाली बात।